गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मैं हूं डॉक्टर अंजना श्रीवास्तव, एसोसिएट प्रोफेसर इन पॉलिटिकल साइंस। आज मैं आपको भारतीय राजनीति विचारक सेकंड पेपर में जो विचारक हैं मानवेंद्र नाथ रॉय यानी एम.एन. रॉय का नव मानववाद की संकल्पना क्या है, उसके बारे में मैं उनके राजनीति विचारों से आपको अवगत कराऊंगी। इसके पहले आपने मनु, शुक्ल, कौटिल्य, अंबेडकर, गांधी आदि के बारे में भी उनके जो राजनीतिक विचार हैं उनको पढ़ा होगा, समझा होगा और उम्मीद है कि आप उनको निरंतर अपने ध्यान में रख रहे होंगे। हम जब भारतीय राजनीति विचारक की परिचर्चा करते हैं तो उसके साथ एक और लाइन आती है, वो है पाश्चात्य राजनीतिक विचारक। पाश्चात्य राजनीतिक विचारों को अब तक हम अध्ययन करते आए हैं कि उन्होंने राज्य के बारे में क्या कहा, राज्य कैसे कार्य करता है, राज्य की उत्पत्ति क्या हुई है। और उसी तरह से भारत में भी जो राजनीतिक विचारक हुए हैं, सबसे पहले जो नाम आता है वो मनु का आता है और धीरे धीरे करके जब हम श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं तो एम.एन. रॉय का नाम भी आता है। उन्होंने राज्य, उसमें मानव यानी मनुष्य की संकल्पना क्या है और मानव का अध्ययन हम किस रूप में कर सकते हैं, इसके बारे में उन्होंने बताया है। अब जब एम.एन. रॉय की हम बात करेंगे तो उनका जन्म 21 मार्च 1887 में और जो उनकी मृत्यु है वो है 26 जनवरी 1954 ईस्वी में हुई थी। यानी उनका जो काल है वो 1887 से 1954 के ईस्वी के मध्य में आता है। अब हम थोड़ा सा उनके परिचय के बारे में भी जान लें कि मानवेंद्र रॉय का जन्म 21 मार्च 1887 को एक बंगाल के छोटे से गांव में हुआ था और उनके पिता बड़े धार्मिक व्यक्ति थे और अब उसी के द्वारा अपना जीविका उपार्जन करते थे। उनका बचपन का नाम नरेंद्र नाथ भट्टाचार्य था, जिसे बाद में बदलकर मानवेंद्र नाथ रॉय कर लिया गया और इसी नाम से उन्होंने अपने दर्शन राजनीति के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त करी। यदि भी उनके पालन पोषण में धर्म का बड़ा विशेष महत्व रहा, लेकिन बाल्यकाल से उनके धर्म में कोई बहुत विशेष रुचि नहीं थी। मानवेंद्र नाथ आधुनिक भारत के बड़े प्रतिभाशाली राजनीतिक विचारक और क्रांतिकारी रहे हैं और उनका संबंध भारतीय साम्यवादियों की पहली सीढ़ी में रहा है। और जैसे जैसे वो बड़े होते गए कई राजनीतिक नेताओं के संपर्क में भी आए और इसी तरह से रूस की जो 1917 की बोल्शेविक क्रांति हुई थी उसी समय वो रूस में चले गए थे और वे लेनिन के बहुत निकट सहयोगी रहे थे। 1930 में भारत लौटकर उन्होंने यहाँ की स्थिति का विश्लेषण किया और आगे चलकर उन्होंने एक नए सिद्धांत का नव मानववाद, जिसे न्यू ह्यूमनिज्म का प्रतिपादन कहते हैं या प्रतिपादन किया है और इनका जो प्रसिद्धि है यानी उनकी जो ख्याति है वो इसी विचारधारा के अंतर्गत हुई थी। अब जब हम उनकी एम.एन. रॉय की बात करते हैं तो एम.एन. रॉय ने कई पुस्तकों का जो कई पुस्तकें यानी उनकी जो कृतियाँ थी लिखी गई थी, उनमें जो प्रमुख थी वो थी द वे टू ड्यूरेबल पीस, इंडियन ट्रांजिशन, हिस्टोरिकल रोल ऑफ इस्लाम और रीजन, रोमांटिसिज्म एंड रेवोल्यूशंस आदि। लेकिन हम जो आज यहाँ पे मेन पढ़ेंगे वो है इंडियन ट्रांजिशन, यानी उसमें ही उन्होंने मार्क्सवाद दृष्टिकोण से भारत की जो स्थिति थी उसका वर्णन किया और ये भी तर्क दिया कि ब्रिटिश सरकार भारत में बढ़ते हुए जन आक्रोश है के खतरे से चौंक गई है और उसको रोकने के उद्देश्य से वे भारत के जो बुर्जुआ वर्ग हैं उनको कुछ रियायत देकर उनको अपने समर्थन में कर सकती है। अब उन्होंने मानववाद की व्याख्या भी करी है। अब हम इसकी व्याख्या के संदर्भ में भी जानेंगे, यानी परिभाषा तो उन्होंने करी कि आखिर व्याख्या में वो क्या कहना चाहते हैं मानव के बारे में। तो उन्होंने क्या कहा कि जो मानवीय उच्चतर मूल्य है वो मानववाद है। मानवीय उच्चतर मूल्यों से ये मतलब है कि जो हमारे व्यक्ति के अंदर एक वैल्यूज़ हैं उनका जो स्केल है वो कितना हाई है, उसे उन्होंने मानवतावाद का नाम दिया है। इसका मतलब ये है कि अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर एक दूसरे का सहयोग करना, मेलजोल करना और समान लाभ के सिद्धांत के आधार पर आगे का काम तय करना, ये था उनका मानवतावाद की व्याख्या। जो नव मानववाद है वो राजनीतिक दर्शन में बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि मानवतावादी विचारों के परिवर्तन से राय से पूर्व भी अनेक विचारकों ने मानववाद की व्याख्या करी है। राय का मत था कि उनसे पहले जो मानवतावादी विचारधारा थी वो न्याय सम्मत नहीं थी,
मैंने जो नव मानववाद की व्याख्या करी है वो उसमें कई चीज़ों को उन्होंने इन्वॉल्व किया था। उनका मत था कि पश्चिमी जो व्यक्तिवाद है वो गांधी के अध्यात्म आधारित आदर्शवाद और मार्क्सवादी साम्यवाद लगभग सभी विचारधाराओं में व्यक्ति की प्रतिष्ठा की किसी न किसी सीमा तक उपेक्षा की गई, यानी मानव को इग्नोर किया गया है। तो यहाँ पे रॉय क्या कहते हैं कि नवीन मानववाद व्यक्ति को या व्यक्ति की संप्रभुता की घोषणा करता है और इस मान्यता को लेकर चलता है कि एक ऐसे समाज का निर्माण करना संभव है जो तर्क पर आधारित हो और नैतिक हो। मनुष्य प्रकृति से ही तर्कशील विवेकी रहा है, इसलिए वो बुद्धिमान है, नैतिक है, और नवीन मानववाद पूरे विश्व को साथ में लेकर चलता है। ये उसका एम.एन. रॉय का मानववाद की परिभाषा, या हम दूसरे शब्दों में कहें तो उसकी व्याख्या थी। रविन्द्रनाथ टैगोर, गांधी जैसे विचारकों के चिंतन को भी राय पूर्ण अर्थ में मानवतावादी नहीं मानती। इन आध्यात्मिक मानवतावादियों के संदर्भ में रॉय का मत था कि व्यक्ति के व्यक्तित्व को स्वतंत्र बनाने की अपेक्षा वे उस पर आध्यात्मिकता का भार लाद देते हैं। रॉय का यह भी आरोप था कि गांधी जैसे विचारकों के चिंतन में अध्यात्मवाद के आग्रह की प्रबलता के कारण व्यक्ति के स्वतंत्र अस्तित्व की उपेक्षा की गई है। तो एम.एन. रॉय का जो मानववाद था वो पूरी तरह से व्यक्ति और मानव के स्वरूप को उभार कर सामने लाना था। अब उन्होंने मानवतावाद के भाग बताए हैं और उनको 3 भागों में डिवाइड किया है। पहला तो है भौतिक मानववाद, दूसरा आध्यात्मिक और तीसरा है एकात्मक। अब इनकी हम थोड़ी थोड़ी व्याख्या आगे जाके करेंगे। तो पहली बात उन्होंने कहा भौतिक मानवतावाद। उन्होंने कहा मानव जीवन के संपूर्ण अध्ययन, जो मानव जीवन का संपूर्ण अध्ययन ना करके एक पक्ष विशेष का अध्ययन किया गया और मानव जीवन का अध्ययन इनके द्वारा टुकड़ियों में करने की वजह से समाज में जो संबंधित विचारों में सामंजस्य स्थापित करने में सफलता प्राप्त नहीं है। मार्क्स का मनुष्य केवल भौतिक मनुष्य है, उसमें आध्यात्मिकता का जो गुंजाइश नहीं है। मार्क्स ने मानव जाति की समस्त गतिविधियों को कारण केवल आर्थिक शक्तियों को ही जाना है, जबकि यहाँ पे रॉय क्या कहते हैं कि आर्थिक शक्ति के साथ व्यक्ति की शक्तियों को भी यहाँ पर समर्थन किया जाएगा। और जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था, आध्यात्मिक मानववाद यानी व्यक्ति की जो प्रतिष्ठा है, व्यक्ति को गौण रखते हुए उसके आध्यात्मिक पक्ष को उजागर करना। तो यहाँ पर जो नाम आता है वो आता है रविन्द्रनाथ टैगोर का था और घोष का आता है। इन्होंने ये पूरी तरह से आध्यात्मिक मानवतावादी थे और इनके संबंध में ये कहना था कि मनुष्य का दायित्व महामानव का दायित्व है और उसकी कहीं कोई सीमा नहीं है। जंतुओं का वास भूमंडल पर है, मनुष्य का वास वहाँ है जिसे वह देश कहता है। देश केवल भौतिक नहीं है, देश मानसिक धारणा भी है। मनुष्य के मिलने से देश बनता है। तो ये उन्होंने आध्यात्मिक मानववाद का दूसरा भाग बताया था। तीसरा भाग है एकात्मक मानववाद। चिंतन की शुरुआत व्यक्ति से होनी चाहिए और व्यक्तियों का समूह ही समाज बनाता है और समाज विभिन्न समूहों को धर्म, संस्कृति और इतिहास से जोड़कर एक राष्ट्र बनाता है। मानव जाति की एकता में उनका विश्वास था, इसलिए व्यक्ति को केवल अपने लिए ही नहीं अपितु संपूर्ण समाज के लिए कार्य करना चाहिए। तो इसके जो 3 भाग थे जो मैंने आपको बताया है, ये था नव मानववाद का प्रथम भाग। हम जो दूसरा भाग पढ़ेंगे हम उसमें आगे नव मानववाद की चर्चा करेंगे जिसका उल्लेख एम.एन. रॉय ने किया था। तो यहीं पे हमारा जो भाग प्रथम है वो खत्म होता है। नमस्कार।